किसी का नाम है? कोई नहीं है? क्या करना है भाई? है एक और है, इलुइस आर्मी, पता नहीं ये कौन सी आर्मी है कोई? इलुइस और लुइस जो भी लिखा है, कोई है? नहीं है? महेंद्र सैनी है कोई? कोई नहीं है? महेंद्र सैनी नहीं है? यस, एक ही नाम DHANA, क्या नाम था कल? धना है कोई? ये नहीं आज? सुहा चौधरी नहीं है? सोनिया मीणा, सानिया मीणा, सोनिया क्या नाम है? सानिया है कोई? सानिया और सोनिया नहीं है? कोई नहीं है? श्रुतिका, आप लोग बताना नहीं चाह रहे हो या सच में नहीं है? हैं प्रोटेक्ट कर रहे हो? नेक्स्ट, जिनल, जिनल और जिमल क्या नाम था पता नहीं। चौहान, स्वाति, कल कौन कौन नहीं आया था टेस्ट देने के लिए? कौन कौन नहीं आया वो खड़े हो जाओ। बाकी सब आए थे? आप भी नहीं आए थे? फोन किसका है? हाँ जी, क्यों नहीं आए थे? हैं क्या हो गया था? हैं तभी ठीक थी? और कुछ घर से कोई आया तो नहीं था? फिर और कुछ रीजन? हैं क्यों नहीं आए थे? इच्छा नहीं थी? इच्छा नहीं थी? पेपर मिल गया फिर कल वाला? नहीं मिला, क्यों? किसी ने दिया नहीं? है क्यों नहीं आए थे कल? क्या नाम है? तनुषा, हाँ क्यों नहीं आए थे? मम्मी, ट्रीटमेंट क्या हो गया मम्मी को? है अर्थराइटिस है? ओके, तो एवरी ट्यूसडे जाना होता है? 3 दिन से? कल ही आए थे? आप अपसेंट थे? कल तो आ गए थे यहाँ जोधपुर? कहाँ थे आप? जोधपुर के हो कि बाहर के हो? ट्रीटमेंट कहाँ चल रहा है? एम्स में चल रहा है? ओके, हैं कब गए थे? सैटरडे को गए थे? आज ही आए हो? हैं कितने बजे? क्लास से पहले ही तो टेस्ट था? हैं ओके, आप हैं रूम देखने गए थे? वेरी गुड, साइलेंट हो जाओ, पहले पहले मेरे को सुनने दो। हाँ जी, आप कहाँ थे? घर पे ही थे? इच्छा ही नहीं हुई टेस्ट क्यों देना है? वेरी गुड, हाँ कहाँ थे? हैं रेस्ट कर रहे थे? रूम पे ही थे आप? प्रैक्टिकल एग्जाम था और पीछे इधर घर गए थे? हैं पीछे क्यों नहीं आए थे? ओके, सो हाँ नहीं थी, सोना था? क्यों? क्योंकि मुझे पता था ऑप्शन नहीं, और फिर आप बोलते रहोगे कि मैं तो इतनी बच गए। क्यों इतना? तो आपको पता है अगले ट्यूसडे फिर आ जाएंगे, पूरा डिस्कस करूंगा। और लेकिन आप लोग किस आएगा जब तक सिलेक्शन नहीं होगा, तो क्यों जो है हमने बंद नहीं किया? तो आप मिल अलग आएगा उसको आपकी लाइफ में। स्टूडेंट ओनली नो द पैनिया सुकोज की डेफिनेशन क्या है, रियल पैथोफिजियोलॉजी क्या है, यस और नो? नेक्स्ट, कोजेस ऑफ पर्निशियस एनीमिया। सुकोज की अगर हम बात करें यहाँ पे, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, deficiency of intrinsic factor which is produced by parietal cell, and I also mentions the location of the part in the stomach. Next, autoimmune destruction of gastric funding mucosa. So I think all the concept जो हमने कल पढ़ा था वो इनके अंदर प्रेजेंट है, और जिन्होंने कल पढ़ा वो इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, chronic gastritis and gastric resection. Resection means कट करना, हटा देना, that is chronic gastritis or gastric resection. So these are the cause for pernicious anemia which we already discussed in yesterday class. लिख लिया? These are the cause for pernicious anemia. Next, what is the meaning of pernicious? What is the meaning of pernicious? The pernicious means very dangerous. The most dangerous anemia is the pernicious anemia. Most common anemia is iron deficiency anemia. Why it is most dangerous? Why it is most dangerous? Because it is not produce a single symptom. It produce multiple symptoms. It affect your nervous system. It affect your bone marrow, and it also affect your GIT tract. And that's why it is known as a dangerous type of anemia. And normal symptom of anemia is also present, like cyanotic symptoms. वो तो है ही common anemia के symptoms. So it is a very dangerous type of condition which is occurred due to the deficiency of vitamin B12 caused by decreased amount of intrinsic factor due to the autoimmune destruction of parietal cell. Next, clinical features
symptoms of pernicious anemia. So the normal symptom of anemia is present in the patient body, वो तो होंगे ही, like due to the decreased number of RBC the oxygen carrying capacity will decrease, और cyanotic symptoms है वो आपको मिलेंगे. But few other symptoms जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, like हमने स्टार्टिंग में लिखा था फंक्शन ऑफ विटामिन B12. What is the function of vitamin B12? It keep healthy the nervous or the nerve and RBC. स्टार्टिंग में फंक्शन लिखा था इसका मैंने. So when vitamin B12 is less in your body, your nerve will damaged. nerve पे क्या होगा, ठीक होगा, nerve damage हो जाएगी and nervous symptoms आएंगे. person posture maintain नहीं कर पाएगा, balance नहीं बना पाएगा. उसके अलावा cyanotic symptoms हम बात कर रहे थे. It is a clinical presentation. MCQ बहुत बार पूछा जाता है. Red beefy tongue. So tongue जब आप इस पेशेंट का देखेंगे pernicious anemia में, so tongue के ऊपर पूरा redness आएगा और बहुत ही we can say inflamed tongue होगी. साइज जब आप देखोगे तो सूजा हुआ tongue बड़ा सा माइक्रो साइज आपको मिलेगा. So inflamed tongue होगा और कलर कैसा रहेगा, रेड कलर रहेगा पूरी, and the reason is due to the glotitis, inflammation of tongue. Severe pallor, fatigue and weight loss because of decrease in the number of RBC, red blood cell कम होने से fatigue feel होगा, pallor and weight loss due to the nutritional deficiency. Slight jaundice. Why there is a slight jaundice only? Why not severe jaundice? Jaundice जो होगा वो mild सा jaundice present हो सकता है, in some cases it will absent also. Why? So jaundice is mainly present in which type of anemia? It is mainly present in hemolytic type of anemia. When severe RBC destruction is there, in this situation the RBC destruction is not there. यहाँ पे क्या हो रहा है, RBC formation नहीं हो रहा है, RBC synthesize नहीं हो रही है. Number of RBC is less. In hemolytic anemia the number of RBC is normal, but because of some reason the RBC is hemolyzed or destroyed, और उसके destruction से आपका bilirubin form होगा, उससे क्या हो जाएगा, jaundice. Then paresthesia of the hand and foot, which is known as hand and foot syndrome. Hand and foot syndrome, or we can say peripheral neuropathy. Hand and foot syndrome or peripheral neuropathy because of decreased number of vitamin B12 lead to damage to the nerve which is supplied to this terminal part of the hand and feet, and these are very weak nerve which cause pricking sensation, numbness, tingling sensation, and these symptoms are known as hand and foot syndrome or peripheral neuropathies. Disturb gait and balance because of damage in the nerve. When gait is disturbed, ataxia, सुना है, ataxia, balance, incoordinated muscle movement and balance भी disturb हो जाएगा because of damage in the nerve related to cerebellum which is responsible for the balance. Loss of coordination which is ataxia, and balance नहीं बना पाएगा तो loss of sense of position, position जो है उसका sense भी loss हो जाएगा. This is the red beefy tongue. Red beefy tongue with inflammation. Inflammation के साथ में red कलर की tongue होगी जिसको हम बोलते हैं red beefy tongue. is the classical presentation of pernicious anemia. Classical presentation of pernicious anemia. मूव करें. नेक्स्ट मूव करें. नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. So which of the following diagnostic test is used for the diagnosis of pernicious anemia? The very important test which is known as Schilling test. It is a very common test जो हम यूज करते हैं in case of pernicious anemia, and multiple time exam में क्वेश्चन भी पूछा गया है pernicious anemia के अंदर. The test which is known as Schilling test. सुना पहले? So this is the test. The Schilling test, urine test, is used for the patient with vitamin B12, cyanocobalamin, and the deficiency of radiolabeled vitamin B12 used. So कैसे करते हैं ये टेस्ट? How this test is performed? You really want to know about this test or not interested? Just enough the name of this test is enough, sir. हमें अंदर क्यों जाना है, जानना है? So in case of pernicious anemia, this test which is very frequently used to detect vitamin B12 deficiency, and this test is performed in two stages. This test is performed in two stages. First stage, identify the only lack of vitamin B12 absorption, and second stage, identify the lack of intrinsic factor. So दोनों के लिए हम पढ़ेंगे यहाँ पे, पहला स्टेज से भी बात करेंगे और दूसरा भी बात करेंगे. And I think कल मैंने क्लियरली बताया था vitamin B12 intrinsic factor पे कैसे बाइंड होता है and how it get absorbed. There are two end of intrinsic factor which we already discussed, three type of immunotech we already discussed, and attachment which we already discussed, और वो हमारी यहाँ पे हेल्प करेगा. So start करें. तो कितना स्टेज है इसमें? टू स्टेज के साथ हम पढ़ेंगे इसको. थर्ड स्टेज कुछ नहीं होता है, वो एंटीबायोटिक थेरेपी वाला कुछ नहीं है.
फर्स्ट थिंग, नाम आते ही याद क्या होना चाहिए? इट इज अ टेस्ट फॉर पर्निशियस एनीमिया टू डिटेक्ट द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड पर्निशियस द इंट्रिंसिक फैक्टर. इट इज परफॉर्म्ड इन टू स्टेज, परफॉर्म्ड इन टू स्टेजेस. सो द स्टेज 1 क्या करेंगे हम इसमें? व्हेन वी आर परफॉर्मिंग स्टेज 1, जब पहली स्टेज हम परफॉर्म करेंगे तो पेशेंट को आपको क्या करना है? विटामिन B12, you should give vitamin B12. This is mentioned as B12A. A means active. Active means it's a radio label vitamin B12 है. ये जो vitamin B12 हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कौन सा vitamin B12 है? रेडियो लेवल vitamin B12 है. रेडियो लेवल मीन्स जब आप इस vitamin B12 को पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, यूरिन के थ्रू बॉडी से जब आउट होगा और यूरिन को आप कलेक्ट करके जब आप उसका रेडियो डायग्नोसिस करेंगे, तो ये रेडियो लेवल vitamin B12 एक्सरे के अंदर विजुलाइज होगा. नॉर्मल विटामिन B12 इज नॉट विजुलाइज, बट दिस लाइक जैसे आपने गोज पीस देखा होगा. गोज पीस जानते हैं? दिस इज अ गोज पीस and one more gauge piece, this is another gauge piece. The difference is one is a radio labeled and one is not radio labeled. So radio label का मीनिंग होगा इसके बीच में हम क्या लगा देंगे? एक रेडियोएक्टिव थ्रेड लगा देंगे. When you are going for X-ray, this will be not visible because this is not radio labeled, but this thread will be visible in your body. अगर ये अंदर है क्या, आप X-ray करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? ये थ्रेड दिखेगा और उससे आप पता लगाएंगे कि gauge piece बॉडी में ही है. फिर आप वापस ओपन करेंगे. Same thing, we will providing a radio label vitamin B12 to the patient and this will very easily visualize in the X-ray. आप जब X-ray करोगे तो आप देख सकते हैं बहुत इजीली आपको यूरिन में मिलेगा. So पेशेंट को आपने क्या दे दिया? रेडियो लेवल विटामिन B12. This should be given orally. किस फॉर्म में देना है? ओरल. Whatever amount, जो भी अमाउंट आपने आपकी इच्छा से दे सकते हैं, उसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इतना ही डोज देना होता है. जो भी अमाउंट लाइक 100 mg, 50 mg, 200 mg, जो पेशेंट को दे सकते हैं आपकी इच्छा से उतना दे दिया. After giving this radio level vitamin B12, next thing after 1 hour, after 1 hour of this oral radio level vitamin B12, हम क्या करेंगे? We will give the injection of IV vitamin B12. Give injection of IV vitamin B12. It is not radio labeled, it is normal. After 1 hour of giving radio labeled vitamin B12, you will provide injection of normal vitamin B12 to the patient. In this time, we are not giving orally. We are giving directly to the circulation. In blood, directly we are giving in absorption form. Directly vitamin B12 is absorbed. JT से दिया तो उसको क्या होना पड़ेगा? Absorb होना पड़ेगा and then वो circulation में आएगा. लेकिन अभी हमने क्या दिया? Directly blood. As we know that patient is having anemia. हमें पता है हम डायग्नोसिस क्या कर रहे हैं? एनीमिया का ही कर रहे हैं. एंड एनीमिया हम कौन सा सस्पेक्ट कर रहे हैं? पर्निशियस सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसी का डायग्नोसिस कर रहे हैं. एंड पर्निशियस एनीमिया मींस विटामिन B12 की क्या है? डेफिशिएंसी है. Normally, if you are giving this radio label vitamin B12 only, then the tissue which is having less number of vitamin B12 tissue absorb this one. इसको absorb कर लेगा. रेडियो लेबल अगर आपने दिया तो उसको टिश्यू क्या करेगा? absorb कर लेगा और absorb करके उसको यूज करने की कोशिश करेगा हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए, आरबीसी फॉर्मेशन में. बट हमें इसको absorb नहीं करवाना है. अगर ये absorb हो गया तो यूरिन में आएगा क्या? Just understand here. This is the GIT. You given this is vitamin B12 which is in active form, radio labeled form. This will absorb in circulation. This is the vessel which is absorbing this vitamin B12. Now, this is an absorbed form, B12A. When it is absorbed, it will circulate in your body. Body में circulate करेगा. Now, like this is the cell here, and this cell is having decreased number of vitamin B12. Simply, like खाना जो हम खाते हैं, खाना खिलाया जाता है घरों पे या शादी ब्याह में, जैसे बिठा देते हैं और एक पर्सन लेके घूमता है ऐसे. उसमें से कौन लेता है? जिसको भूख लग रही है वही खाता है. जो भर गया वो खाता है क्या? So same thing, it is the vitamin B12 which is moving in your blood, circulating in your blood, and this cell is having less number of vitamin B12. Means this ये जो cell है इसको क्या चाहिए? Vitamin B12 चाहिए इसको भूख लग रही है, खाना चाहिए इसको. So जैसे ही ये vitamin B12, when this vitamin B12 reach here, this vitamin B12 will be absorbed by this cell. So you will have again decreased number of vitamin B12 in your circulation. And when our kidney is forming urine, there will be no vitamin B12 in urine because जो vitamin B12 हमने दिया वो सारा कौन हो गया? जो सेल था उसने absorb कर लिया. This is the normal thing मैंने बताया. If we only give radio labeled vitamin B12, but हमने intelligently क्या किया? It will absorb in 1 hour. यहाँ से इसको absorb होने में कितना टाइम लगेगा? 1 hour. When it get absorbed from the stomach, at the same time we give another type of vitamin B12. This is a complex form. It's a radio labeled vitamin B12 and it's a complex form. But जो हमने दिया है वो radio labeled नहीं है. This is the normal vitamin B12. It like जो हम different type के जो खाना बनाते हैं घर पे गाँव शादियों में, तो आप क्या लेते हैं? जो आपको ज्यादा पसंद होता है वही खाएंगे. अरे भाई जो अच्छा लगता है वही खाओगे. अरे सब दे दो, आज तो आने दो. We will mainly focus on those things जो हमें अच्छी लगती है और जो हम घर पे नहीं खाते हैं वही वहाँ खाएंगे. भाई रोटी सब्जी खाना वहाँ जाके, फिर वहाँ क्यों घर पे खा लें? वहाँ सब काजू कतली और गुलाब जामुन पे फोकस करते हैं. आज सब बाकी बंद, रोटी सब्जी घर पे कल खाएंगे, आज इधर फोकस करो. सेम थिंग, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म बट इट इज अ नॉर्मल फॉर्म. इट इज मतलब वी कैन से दिस इज अ काजू कतली एंड दिस इज अ दाल जो रोज खाते हो. तो किस पे फोकस करेगी ये सेल? हाँ, सो दिस विटामिन B12 विल बी एब्सॉर्ब बाय दिस सेल, नॉर्मल वाला. जब ये नॉर्मल वाला एब्सॉर्ब होगा तो ये सेल का पेट भर गया. व्हेन दिस सेल इज कंप्लीटली सैटिस्फाइड, नाउ दिस विटामिन B12 which is radio label will not absorb from the cell. ये सेल से absorb नहीं होगा. एंड जब ये absorb नहीं होगा तो ये किडनी के पास पहुंच के किसमें मिक्स होगा? यूरिन में. एंड इट विल बी एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द यूरिन. और उसी यूरिन को हम क्या कर लेंगे? कलेक्ट कर लेंगे और कलेक्ट करके हम क्या देंगे? टेस्ट में. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो हमें करनी है. कुछ आया समझ में? फर्स्ट आप क्या देंगे पेशेंट को?
रेडियो लेबल्ड विटामिन B12 देना है और उसको एब्सॉर्ब करवाना है. इट विल टेक 1 hour टू एब्सॉर्ब. व्हेन इट गेट एब्सॉर्ब, जैसे ही एब्सॉर्ब होने वाला है उससे जस्ट उसी टाइम हम क्या लगा देंगे, IV विटामिन B12 व्हिच इज नॉर्मल, नॉट रेडियो लेबल्ड. सेल किसको एब्सॉर्ब करेगी, नॉर्मल वाले को पहले करेगी. लेबल्ड वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको बाद में रिक्वायर्ड है तो करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी. सो हमने दे दिया तो अब सेल को पहले ही मिल गया, तो सेल इस लेबल्ड वाले को एब्सॉर्ब नहीं करेगी और ये सीधा कहां पहुंचेगा, आपके यूरिन में, और यूरिन के थ्रू बॉडी से आउट. सो आफ्टर गिविंग दिस नॉर्मल विटामिन B12 इंजेक्शन, दिस इज द नॉर्मल विटामिन B12 इंजेक्शन, यू विल स्टार्ट 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन. इसके बाद हम क्या करेंगे, 24 आवर यूरिन कलेक्शन करेंगे. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 24 आवर्स, व्हाटएवर अमाउंट व्हिच वी टेकन एज ए लेबल्ड रेडियोएक्टिव लेबल्ड विटामिन B12, इट विल बी कंप्लीटली एक्सक्रीट आउट विद इन 24 आवर्स. तो इस घंटे में पूरा बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा. सो आपने कलेक्ट कर लिया. आफ्टर 24 आवर्स स्पेसिमेन शुड बी सेंट टू द लेबोरेटरी. सेंट यूरिन और स्पेसिमेन टू लेबोरेटरी. आपने लेबोरेटरी भेज दिया और लेबोरेटरी वाले क्या करेंगे, इसमें रेडियो लेबल्ड विटामिन B12 अमाउंट को चेक करेंगे कि कितना अमाउंट वहां पे प्रेजेंट है. सो लेबोरेटरी पर्सन विल टेल यू, क्या बताएंगे, अमाउंट ऑफ विटामिन B12 in urine. Now if this amount is nearby 8 to 40%, 8% to 40% in urine, अगर आपके पेशेंट के यूरिन में ये 8 to 40% है, it means it is normal or abnormal? It is normal. If it is amount which is present in urine is 8 to 40%, then it is normal. And if it is less than 8% or if it is more than 40%, then it is abnormal. So दो रिजल्ट यहां से पॉसिबल होंगे. पहला रिजल्ट क्या होगा, either it is normal or either it is abnormal. If it is 8 to 40%, then we will say normal, and हमारा टेस्ट यहाँ पे एंड हो जाएगा. We will say this is not pernicious anemia, this is something different type of anemia. Go for other diagnosis. If it is less than 8 or more than 40%, then it is abnormal, and we will say we will go for stage second for the confirmation. इसके बाद हम किस पे जाएंगे, stage second पे. So this is the first stage of Schilling test. I hope कि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे. So this is the first stage, लिख लें, फिर उसके बाद हम चलते हैं second stage पे. So आप क्वेश्चन पूछे कि during Schilling test we are providing radio labeled vitamin B12, but after 1 hour we also providing a normal vitamin B12. What is the purpose of normal vitamin B12? To prevent the absorption of radio labeled vitamin B12. Radio labeled vitamin B12 के absorption को prevent करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, normal वाला provide कर रहे हैं. So यहाँ पे अगर हम बात करें रिजल्ट पे, इट्स नॉर्मल और एबनॉर्मल, उसकी अगर हम बात करें, so if it is less than 8%, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, if the labeled vitamin B12 is less than 8%, it is an indication of, किसका इंडिकेशन है, क्या इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज द लेबल्ड विटामिन B12 जो हमने ओरल दिया था वो एब्सॉर्ब ही नहीं हुआ है. इट इज नॉट एब्सॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी. हमने इसको आपके सेल के पास जाने से ऑलरेडी बंद कर दिया था, क्योंकि हमने नॉर्मल वाला दे दिया. जो भी एब्सॉर्ब हुआ वो सारा यूरिन में आएगा, और ये 8% से कम एब्सॉर्ब हुआ है. और सेकंड थिंग, इफ इट इज मोर देन 40%, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, इफ इट इज मोर देन 40%, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है. सो अगर ये मोर देन 40% है, इन दैट सिचुएशन इट इज एन इंडिकेशन दैट, लाइक हमने ये लिखिए, और एक बार आप लिख लो, फिर मैं समझाता हूं. यहां तक हो गया, ऊपर करें. और दिस इज आरबीसी. ये आरबीसी कौन लेके आया, और आरबीसी से बताया ना, हेल्प एंड लिप पे देखो आ गया था. नहीं, कोई ऑनर नहीं इसका, अली सर का है, खा ले, कौन खाएगा. सो आई विल शो यू द शेप ऑफ आरबीसी. आरबीसी कैसा होता है देखो. So this is the shape of RBC. It is not properly formed, but it is a shape. It is a round shape which is known as, बताया था, it's a disc shape and it is a depression here. अंदर जा रहा है, से दोनों इधर दोनों तरफ से अंदर है. So इसको हम क्या बोलते हैं, disc shape biconcave shape. So इसको हम क्या कर देते हैं, खा लें. It's really good. ये भाई हो गया. My throat's really not helping me, आज वापस खराब हो रहा है, तो ये हेल्प करेगा जरूर मेरे को. ये हो गया. तो हम बात करते हैं यहाँ पे, हो गया. देखिए, like I'm discussing about the two type of vitamin B12. This is the vitamin B12 which is radio labeled vitamin B12A, and this is the vitamin B12. We are giving this vitamin B12 as an IV form, and this is a oral form. Both will be present in the blood at the same time. इधर से absorption भी हो गया 1 hour में, और उधर से आपने IV भी लगा दिया, दोनों मिक्स हो गए. Our cell will absorb more, which one, this one or this one?
our cell will absorb more vitamin B12. So absorption of vitamin B12 if 100% normally अगर हम मान रहे हैं कि अगर ये 100% absorb होता है, at the same time out of this vitamin B12A it will also absorb 60%. अगर आप इसको 100% absorb करवा रहे हैं तो इसमें से कितना absorb हो जाएगा? 60% absorb. Normally out of 100% vitamin B12A or the radiolabeled vitamin B12, if it is 100% absorbed then it will also 60%. भाई सेल तो absorb करेगी, दोनों विटामिन B12 ही है, एक radiolabeled है एक नॉर्मल है, लेकिन सेल की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? नॉर्मल को absorb करना है. अगर उसने 100 किया तो थोड़ा बहुत उनको भी करेगी. सो टोटल इधर से कितना हो जाएगा? 60. पीछे कितना बचा? So normally this 40% will be present in your urine, but this will be 0% in the urine. Clear यहाँ तक? So यही मैंने इधर लिखा था, normal 8 to 40%. If it is more than 40%, अगर ये 40% से ज्यादा आपके यूरिन में प्रेजेंट है, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये मेरा क्वेश्चन था आपको पूछने का. If it is more than 40%, that is abnormal, but ये किसको इंडिकेट कर रहा है? It means the vitamin B12 is not absorption तो हो गया, it is not transfer. This is the blood vessel. Now this vitamin B12 reach into the circulation. आफ्टर सर्कुलेशन इसको कौन यहाँ पे अब्जॉर्ब कर रहा है और ट्रांसफर हो रहा है? सेल के अंदर. एंड सेल अगर इसको ले रही है तो कितना लेगी टोटल अमाउंट में से? 60%. ये 40% किसमें आएगा? यूरिन में. ये 40% इंक्रीज कब हो सकता है? जब सेल ब्लड से इसको अब्जॉर्ब नहीं करे. सो सेल इसको यहाँ से नहीं ले रही है. सेल का अब्जॉर्प्शन जो रेट हो रहा है ब्लड से इसको लेने का रेट है वो क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया. यानी 60 से 50 हुआ तो इधर कितना हो जाएगा? 50%. अगर ये 40% हुआ तो इधर 60%. और ऐसा कब पॉसिबल है? जब अब्जॉर्प्शन कम हो जाए. याद है कुछ? क्या कल बनाया था, याद है? This end bind the vitamin B12 and this end bind the cell. तभी तो क्या होगा? ये absorb होगा. So this intrinsic factor is not binding to the cell, or it may be the intrinsic factor is not in the sufficient amount. Amount क्या है उसका? कम है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? ये सेल इसको absorb नहीं कर रही है. इसीलिए if it is less than 8% or if it is more than 40% then it is abnormal. And abnormal है तो हम किस पे जाएंगे? स्टेज सेकंड. क्या करेंगे? देखो ये पहला स्टेज क्लियर हो गया. क्लियर हो गया. हाँ ये स्टेज सेकंड. इसमें क्या करेंगे? देखें in this time we will go with stage 1. stage okay, पहला क्वेश्चन आता है स्टेज सेकंड का परफॉर्म करना है. the answer should be it should perform after 3 to 7 days. it should not perform just after the stage 1. if you are performing just after stage 1 then क्या होगा? whatever amount of vitamin B12 which is given in radiolabeled form or which is given in normal form, if it is not absorbed then should be completely excreted out through the GIT, or if it is absorbed but not absorbed by the cell then it should be completely excreted out through urine. and इसको पूरा बॉडी से क्लीन होने में कितना टाइम लगेगा? 3 to 7 days. That's why we will wait to complete excretion of previous given vitamin B12. Otherwise result false आएगा क्योंकि अमाउंट ज्यादा हो जाएगा. आपने रीडिंग लिखा 100 ग्राम दिया लेकिन पहले वाला 50 अंदर पड़ा था तो 150 हो गया और रिजल्ट गलत आएगा. तो हम पहले अंदर वाले को क्या करना है? 0, और 0 करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 3 to 7 days. After 3 to 7 days we will perform the second stage. In second stage we will go for the stage 1. जो stage 1 है वो तो हम देंगे करेंगे, वो परफॉर्म करना है. Plus we will give intrinsic factor to the patient. बाहर से सिंथेटिक फॉर्म ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर करेंगे पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे. If abnormality present in the stage 1 is due to lack of intrinsic factor, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी की वजह से प्रॉब्लम था तो ये प्रॉब्लम कहां सॉल्व हो जाएगी? सो इफ इट इज लेस देन 8% तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इफ द लेबल्ड विटामिन B12 इज लेबल्ड वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको बाद में रिक्वायर्ड है तो करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी. सो हमने दे दिया तो अब सेल को पहले ही मिल गया. तो सेल विटामिन B12 सिंपली लाइक खाना जो हम खाते, खाना खिलाया जाता है घरों पे या शादी ब्याह में, ऐसे बैठा देते हैं और एक पर्सन लेके घूमता है ऐसे. उसमें से कौन लेता है? जिसको भूख लग रही है वही खाता है, जो भर गया वो खाता है क्या? So same thing, it is the vitamin B12 which is moving in your blood and this cell is this is vitamin B12 which is in active form, radiolabeled form. This will absorb in circulation. This is the vessel which is absorbing this vitamin B12. Now this is an absorbed form B12A. When it is absorbed, it will circulate in your body. Body में circulate करेगा. Now like this is the cell here, and this cell is having decreased number of vitamin B12. Simply like खाना जो हम खाते, खाना खिलाया जाता है घरों पे या शादी ब्याह में, ऐसे बैठा देते हैं और एक पर्सन लेके घूमता है ऐसे. उसमें से कौन लेता है? जिसको भूख लग रही है वही खाता है, जो भर गया वो खाता है क्या? So same thing, it is the vitamin B12 which is moving in your blood, circulating in your blood, and this cell is having less number of vitamin B12. Means this ये जो cell है इसको क्या चाहिए? Vitamin B12 चाहिए इसको, इसको भूख लग रही है, खाना चाहिए इसको. So जैसे ही ये vitamin B12, when this vitamin B12 reach here, this vitamin B12 will be absorbed by this cell. So you will have again decreased number of vitamin B12 in your circulation. And when our kidney is forming urine, there will be no vitamin B12 in urine because जो vitamin B12 हमने दिया वो सारा कौन हो गया? जो सेल था उसने absorb कर लिया. This is the normal thing मैंने बताया. If we only give radio labeled vitamin B12, but हमने intelligently क्या किया? It will absorb in 1 hour. यहाँ से इसको absorb होने में कितना टाइम लगेगा? 1 hour.
When it get absorbed from the stomach, at the same time we given another type of vitamin B12. This is a complex form. It's a radio-labeled vitamin B12 and it's a complex form. But जो हमने दिया है वो radio-labeled नहीं है. This is the normal vitamin B12. It like जो हम different टाइप के जो खाना बनाते हैं घर पे गाँव शादियों में, तो आप क्या लेते हैं जो आपको ज्यादा पसंद होता है वही खाएंगे. अरे भाई जो अच्छा लगता है वही खाओगे. है ना, सब दे दो आज तो आने दो. We will mainly focus on those things जो हमें अच्छी लगती है और जो हम घर पे नहीं खाते हैं वही वहाँ खाएंगे. भाई रोटी सब्जी खाना वहाँ जाके फिर वहाँ क्यों घर पे खा लेंगे. वहाँ सब काजू कतली और गुलाब जामुन पे फोकस करते हैं. आज सब बाकी बंद, रोटी सब्जी घर पे कल खाएंगे, आज इधर फोकस. सेम थिंग, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म बट इट इज अ नॉर्मल फॉर्म. इट इज मतलब वी कैन से दिस इज अ काजू कतली एंड दिस इज अ दाल जो रोज खाते हो. तो किस पे फोकस करेगी ये सेल. हाँ, सो दिस विटामिन B12 विल बी एब्सॉर्ब बाय दिस सेल, नॉर्मल वाला. जब ये नॉर्मल वाला एब्सॉर्ब होगा तो ये सेल का पेट भर गया. When this cell is completely satisfied, now this vitamin B12 which is radio level will not absorb from the cell. ये सेल से absorb नहीं होगा. एंड जब ये absorb नहीं होगा तो ये किडनी के पास पहुंचे किसमें मिक्स होगा, यूरिन में, एंड इट विल बी एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द यूरिन. और उसी यूरिन को हम क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, और कलेक्ट करके हम क्या देंगे, टेस्ट करेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो हमें करनी है. कुछ आया समझ में. फर्स्ट आप क्या देंगे पेशेंट को, रेडियो लेबल्ड विटामिन B12 देना है और उसको एब्सॉर्ब करवाना है. इट विल टेक 1 hour टू एब्सॉर्ब. व्हेन इट गेट एब्सॉर्ब, जैसे ही एब्सॉर्ब होने वाला है उससे जस्ट उसी टाइम हम क्या लगा देंगे, आईवी विटामिन B12 व्हिच इज नॉर्मल नॉट रेडियो लेबल्ड. सेल किसको एब्सॉर्ब करेगी, नॉर्मल वाले को पहले करेगी. लेबल्ड वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको बाद में रिक्वायर्ड है तो करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी. सो हमने दे दिया तो अब सेल को पहले मिल गया, तो सेल इस लेबल्ड वाले को एब्सॉर्ब नहीं करेगी और ये सीधा कहां पहुंचेगा, आपके यूरिन में, और यूरिन के थ्रू बॉडी से आउट. सो आफ्टर गिविंग दिस नॉर्मल विटामिन B12 इंजेक्शन, दिस इज द नॉर्मल विटामिन B12 इंजेक्शन, यू विल स्टार्ट 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन. इसके बाद हम क्या करेंगे, 24 आवर यूरिन कलेक्शन करेंगे. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 24 आवर्स, व्हाटएवर अमाउंट व्हिच बी टेकन एज ए लेबल्ड रेडियोएक्टिव लेबल्ड विटामिन B12, इट विल बी कंप्लीटली एक्सक्रीटेड आउट विदिन 24 आवर्स. तो इस घंटे में पूरा बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा. सो आपने करेक्ट कर लिया. After 24 hours, specimen should be sent to the laboratory. Sent urine और specimen to laboratory. आपने laboratory भेज दिया और laboratory वाले क्या करेंगे, इसमें रेडियो लेबल्ड विटामिन B12 अमाउंट को चेक करेंगे कि कितना अमाउंट वहां पे प्रेजेंट है. सो लेबोरेटरी पर्सन विल टेल यू, क्या बताएंगे, अमाउंट ऑफ विटामिन B12 इन यूरिन. नाउ इफ दिस अमाउंट इज नियर बाई 8 to 40%, 8% to 40% इन यूरिन, अगर आपके पेशेंट के यूरिन में ये 8 to 40% है, इट मींस इट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल. इट इज नॉर्मल. इफ इट इज अमाउंट व्हिच इज प्रेजेंट इन यूरिन इज 8 to 40%, then it is normal. And if it is less than 8% or if it is more than 40%, then it is abnormal. So दो रिजल्ट यहां से पॉसिबल होंगे. पहला रिजल्ट क्या होगा, either it is normal or either it is abnormal. If it is 8 to 40%, then we will say normal and हमारा टेस्ट यहां पे एंड हो जाएगा. We will say this is not pernicious anemia, this is something different type of anemia, go for other diagnosis. If it is less than 8 or more than 40%, then it is abnormal and we will say we will go for stage second for the confirmation. इसके बाद हम किस पे जाएंगे, स्टेज सेकंड पे. So this is the first stage of Schilling test. I hope कि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे. So this is the first stage, लिख लें, फिर उसके बाद हम चलते हैं सेकंड स्टेज में. So आप क्वेश्चन पूछे कि during Schilling test we are providing radio labeled vitamin B12, but after 1 hour we also providing a normal vitamin B12. What is the purpose of normal vitamin B12? To prevent the absorption of radio labeled vitamin B12. Radio labeled vitamin B12 के absorption को prevent करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल वाला प्रोवाइड कर रहे हैं. सो यहां पे अगर हम बात करें रिजल्ट पे, इट्स नॉर्मल और एबनॉर्मल, उसकी अगर हम बात करें, सो इफ इट इज लेस देन 8%, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इफ द लेबल्ड विटामिन B12 इज लेस देन 8%, इट इज एन इंडिकेशन ऑफ, किसका इंडिकेशन है, क्या इंडिकेट हो रहा है यहां पे, बिकॉज द लेबल्ड विटामिन B12 जो हमने ओरल दिया था वो एब्सॉर्ब ही नहीं हुआ है. इट इज नॉट एब्सॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी. हमने इसको आपके सेल के पास जाने से ऑलरेडी बंद कर दिया था क्योंकि हमने नॉर्मल वाला दे दिया. जो भी एब्सॉर्ब हुआ वो सारा यूरिन में आएगा और ये 8% से कम एब्सॉर्ब हुआ है. और सेकंड थिंग, इफ इट इज मोर देन 40%, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, if it is more than 40%, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है. सो अगर ये more than 40% है, in that situation it is an indication that like हमने ये लिख लिया. ओके, एक बार आप लिख लो फिर मैं समझाता हूं. यहां तक हो गया ऊपर कहीं. ओ दिस इज आरबीसी. ये आरबीसी कौन लेके आया, और आरबीसी से बताया ना हेल्प एंड लिप पे, देखो आ गया था. नहीं ले, कोई ओनर नहीं इसका, अली सर का है. खा ले, कौन खाएगा, मेरे. So I will show you the shape of RBC. RBC कैसा होता है देखो. So this is the shape of RBC. It is not properly formed, but it is a shape. It is a round shape which is known as, बताया था, it's a disc shape and it is a depression here. अंदर जा रहा है, से दोनों इधर दोनों तरफ से अंदर है. So इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क शेप बाइकॉन्केव शेप. So इसको हम क्या कर देते हैं, खा लें. It's really good. ये भाई हो गया. My throat's really not helping me, आज वापस खराब हो रहा है, तो ये हेल्प करेगा जरूर मेरे को. ये हो गया. सो हम बात करते हैं यहाँ पे
देख लिया? Like I'm discussing about the two type of vitamin B12. This is the vitamin B12 which is radio labeled vitamin B12A, and this is the vitamin B12. We are giving this vitamin B12 as an IV form, and this is a oral form. Both will be present in the blood at the same time. इधर से absorption भी हो गया 1 hour में और उधर से आपने IV भी लगा दिया, दोनों मिक्स हो गए. Our cell will absorb more, which one? This one or this one? Our cell will absorb more vitamin B12. So absorption of vitamin B12 if 100%, normally अगर हम मान रहे हैं कि अगर ये 100% absorb होता है, at the same time out of this vitamin B12A it will also absorb 60%. अगर आप इसको 100% absorb करवा रहे हैं तो इसमें से कितना absorb हो जाएगा? 60% absorb. Normally out of 100% vitamin B12A or the radio label vitamin B12, if it is 100% absorbed then it will also 60%. भाई सेल तो absorb करेगी, दोनों विटामिन B12 भी है, एक रेडियो लेबल्ड है एक नॉर्मल है, लेकिन सेल की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? नॉर्मल को absorb करना है. अगर उसने 100 किया तो थोड़ा बहुत उनको भी करेगी. सो टोटल इधर से कितना हो जाएगा? 60. पीछे कितना बचा? सो नॉर्मली दिस 40% will be present in your urine, but this will be 0% in the urine. क्लियर यहां तक? सो यही मैंने लिखा था, नॉर्मल 8 to 40%. If it is more than 40%, अगर ये 40% से ज्यादा आपके यूरिन में प्रेजेंट है तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये मेरा क्वेश्चन था आपको पूछने का. If it is more than 40% that is abnormal, but ये किसको इंडिकेट कर रहा है? It means the vitamin B12 is not absorption तो हो गया, it is not transfer. This is the blood vessel. Now this vitamin B12 reach into the circulation. After circulation इसको कौन यहाँ पे absorb कर रहा है और ट्रांसफर हो रहा है? सेल के अंदर. एंड सेल अगर इसको ले रही है तो कितना लेगी टोटल अमाउंट में से? 60%. ये 40% किसमें आएगा? यूरिन में. ये 40% इंक्रीज कब हो सकता है? जब सेल ब्लड से इसको एब्जॉर्ब नहीं करे. सो सेल इसको यहाँ से नहीं ले रही है. सेल का एब्जॉर्प्शन जो रेट हो रहा है ब्लड से इसको लेने का रेट है वो क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया. यानी 60 से 50 हुआ तो इधर कितना हो जाएगा? 50%. अगर ये 40% हुआ तो इधर 60%. और ऐसा कब पॉसिबल है? जब एब्जॉर्प्शन कम हो जाए. याद है कुछ? क्या कल बनाया था, याद है? दिस एंड बाइंड द विटामिन B12 एंड दिस एंड बाइंड दिस सेल. तभी तो क्या होगा? ये एब्जॉर्ब होगा. So this intrinsic factor is not binding to the cell, or it may be the intrinsic factor is not in the sufficient amount. Amount क्या उसका कम है और उसकी वजह से क्या हो रहा है? ये सेल इसको absorb नहीं कर रही है. इसीलिए if it is less than 8% or if it is more than 40% then it is abnormal. And abnormal है तो हम किस पे जाएंगे? स्टेज सेकंड. क्या करेंगे? देखो ये पहला स्टेज क्लियर हो गया, और क्लियर हो गया. हाँ ये स्टेज सेकंड. इसमें क्या करेंगे? देखिए in this time we will go with स्टेज 1 स्टेज. ओके पहला क्वेश्चन आता है स्टेज सेकंड का परफॉर्म करना है. द आंसर शुड बी इट शुड परफॉर्म आफ्टर 3 to 7 days. इट शुड नॉट परफॉर्म जस्ट आफ्टर द स्टेज 1. इफ यू आर परफॉर्मिंग जस्ट आफ्टर स्टेज 1 देन क्या होगा? whatever amount of vitamin B12 which is given in radio labeled form or which is given in normal form, if it is not absorbed then should be completely excreted out through the GIT, or if it is absorbed but not absorbed by the cell then it should be completely excreted out through urine. And इसको पूरा बॉडी से क्लीन होने में कितना टाइम लगेगा? 3 to 7 days. That's why we will wait to complete excretion of previous given vitamin B12. Otherwise result false आएगा क्योंकि अमाउंट ज्यादा हो जाएगा. आपने रीडिंग लिखा 100 ग्राम दिया लेकिन पहले वाला 50 अंदर पड़ा था तो 150 हो गया और रिजल्ट गलत आएगा. तो हम पहले अंदर वाले को क्या करना है? 0. और 0 करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 3 to 7 days. After 3 to 7 days we will perform the second stage. In second stage we will go for the stage 1. जो stage 1 है वो तो हम देंगे करेंगे, वो परफॉर्म करना है. Plus we will give intrinsic factor to the patient. बाहर से synthetic form of intrinsic factor आप क्या करेंगे? पेशेंट को प्रोवाइड करें. If abnormality present in the stage 1 is due to lack of intrinsic factor, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी की वजह से प्रॉब्लम था तो ये प्रॉब्लम कहां सॉल्व हो जाएगी? स्टेज 2 में सॉल्व हो जाएगी क्योंकि हम बाहर से क्या दे रहे हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर दे रहे हैं. वी आर प्रोवाइडिंग इंट्रिंसिक फैक्टर टू द पेशेंट विद स्टेज 1. और ये देने से इफ द एब्जॉर्प्शन इज लेस बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर देन इट विल रिजॉल्व. और अगर ये प्रॉब्लम यहां पे रिजॉल्व हो जाती है तो आप क्या लिख देंगे? पेशेंट इज सफरिंग विद पर्निशियस एनीमिया बिकॉज़ ऑफ द लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर दैट causing a lack of vitamin B12. क्लियर? यस. सो स्टेज सेकंड में क्या डिफरेंस है? स्टेज 1 के साथ में आपको क्या देना है? इंट्रिंसिक फैक्टर देना है और उसकी कमी से अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था तो वो इसमें क्या हो जाएगा? इससे कंप्लीट हो जाएगा. क्लियर? सो दिस इज द टेस्ट, सिलिंग टेस्ट. घर जाना है, अपने हाथों से एक बार लिखना है, समझ जाओगे सब कुछ. टू फाइंड आउट द प्रेजेंट ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर. एनिसोसाइट. व्हाट इज एनिसोसाइट? अनइक्वल साइज ऑफ आरबीसी. दिस इज द वन आरबीसी, दिस इज द सेकंड आरबीसी, this is the third RBC, this is the fourth RBC. So unequal size of RBC is known as anisocyte. हटा दे. मूव करें. क्लियर है? स्ट्रेंथ टेस्ट क्लियर है सभी को? घर जाना है, एक बार अपने हाथों से करना है वापस प्रैक्टिस.
समझना है तो क्लियर हो जाएगा, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। वो करें। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट ऑफ पर्निशियस एनीमिया। सो पर्निशियस एनीमिया डेफिशिएंसी क्या है? विटामिन B12। सो वी विल गो फॉर द अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जो है वो है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करेंगे। ये मूव करें। नेक्स्ट, so this is the injection cyanocobalamin which is known as vitamin B12 because patient is having deficiency of vitamin B12, so we'll go with this. So I am the best route to administer injection of vitamin B12. Dose is 1000 microgram. Take rest of life. Rest क्यों करना है? If you are having a pernicious anemia, why you advise patient to take rest? So I already mentioned in the starting, it is a dangerous type of anemia, and in this type of anemia, person will have multiple problems like gait problem, cyanotic problem, bone marrow problem, nutritional deficiencies, and इन सारे कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट की लाइफ जो है वो डेंजर हो सकती है। ये सुनो, आप वॉक कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, ऐसा काम करें जिसमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, लाइक छत पे काम कर रहे हैं और वहां पे ऐसे हुआ और सीधा गया, होता है। सो ये मल्टीपल फैक्टर की वजह से पेशेंट को बोलना है घर पे रहो, एंड उसके साथ साथ में क्या खाना है? गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12 इंक्लूड द मीट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ये अच्छे से दबा के खाना है, इन पे फोकस करना है शादी ब्याह में, ताकि क्या मिले? विटामिन B12 जो डेफिशिएंसी है वो कमी पूरी हो जाए। वो करे। यस, लिख लिया। नेक्स्ट, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। Sometimes it is also known as mega means large, blastic means immature fast growing cell, blast, पता है ना? So sometimes it is also known as macrocytic megaloblastic anemia because cell size will always in large, और large cell को हम क्या बोलते हैं? मैक्रोसाइट, इसलिए हम इसको अदर वर्ड में क्या बोलते हैं? मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, दिस इज द एनीमिया व्हिच इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी? विटामिन B9 और फोलिक एसिड। सुना है? सो फोलिक एसिड व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल मैच्योरेशन। सेल को मैच्योर करने के लिए आपको क्या चाहिए? फोलिक एसिड चाहिए। फोलिक एसिड इज नॉट देयर, देन योर बोन मैरो विल प्रोड्यूस एन लार्ज साइज एब्नॉर्मल इमेच्योर सेल्स which is known as megaloblastic cell or the macrocytes, and that type of anemia is known as macrocytic megaloblastic anemia. So it is occurred due to the deficiency of folate or the folic acid or vitamin B9. Normal range of B9 is 1.8 to 9 nanogram per ml. It is very less amount जो आपके ब्लड में होता है। बोन मैरो प्रोड्यूस unusually large structurally abnormal immature red blood cell because of the deficiency of vitamin B9. So अगर आपने ध्यान दिया है, जब हमने इलेक्ट्रोपोसिस पढ़ा था याद होगा, फर्स्ट द लार्ज साइज जो बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज इरिथ्रोब्लास्ट। सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुआ? प्री इरिथ्रोब्लास्ट। देन दिस प्री इरिथ्रोब्लास्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट, दिस विल कन्वर्टेड इनटू पॉलीक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू ऑर्थोक्रोमिक एंड देन रेटिकुलोसाइट एंड देन आरबीसी। सो दिस इज द साइज मैच्योरेशन। ये क्या हो रहा है? साइज मैच्योरेशन। इसके साइज के मैच्योरेशन के लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है? तो आंसर होगा फोलिक एसिड, विटामिन B12 एंड आयरन। अरे B9 ही तो है ये, फोलिक एसिड क्या है? B9 ही लिख दो, कोई नहीं। When bone marrow produces an RBC, the pre-erythroblast, जो पहले नंबर पे pre-erythroblast बनता है, इसके अंदर जो मेन रोल होता है, this pre-erythroblast is made by iron. pre-erythroblast को कौन बनाता है? आयरन बनाता है। इसकी साइज क्या है? बड़ी है। बनने के बाद आयरन का रोल खत्म हो जाता है। अब किसका रोल है? फोलिक एसिड B9 एंड B12, इनका रोल स्टार्ट होता है। ये इसको क्या करेंगे? मैच्योर करेंगे। द मैच्योरेशन प्रोसेस विल स्टार्ट। जैसे हमने पढ़ा था, याद होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, प्योरली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो जो फॉर्मेशन हो रहा है उसके लिए क्या चाहिए? आयरन। और अगर आयरन ही नहीं है तो सेल कैसी बनेगी? स्मॉल इन साइज। साइज क्या रहेगी? स्मॉल रहेगी। बट हमने एक एनीमिया पढ़ा था जहां पे लिखा था मैक्रोसाइटिक द नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। वहां पे लिखा था आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, तीनों का डेफिशिएंसी हमने कॉज में लिखा था। सो वहां पे आरबीसी का साइज क्या है? मैक्रोसाइटिक है,
बट नॉर्मोक्रोमिक है। ये आरबीसी बनाने का काम किसका है? आयरन का। सो आयरन ने आरबीसी बना दी बड़ी सी। यस। अब अगला रोल किसका है? B12 एंड फोलिक एसिड का, और वो उनका लेवल प्रॉपर नहीं है, तो इसका मैच्योरेशन नहीं होगा, और मैच्योरेशन नहीं होगा तो ये सेल क्या रहेगी? लार्ज इन साइज, दैट इज द मैक्रोसाइट। इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन अपीयरेंस हो रहा है, ये हीमोग्लोबिन का अपीयरेंस होना किसका रोल है? कौन बनाएगा? आयरन। आयरन का रोल है। सो आयरन ने इसको क्या कर दिया? हीमोग्लोबिन बना के दे दिया, और इसकी वजह से आरबीसी क्या रहेगी? नॉर्मोक्रोमिक। कलर क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा, बट साइज क्या रहेगी? बड़ी, क्योंकि आपके पास विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड नहीं है, तो इसको क्या करने वाला है? मैच्योर। यहाँ पे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में आरबीसी कौन सी होगी? साइज इज लार्ज और स्मॉल? लार्ज नाम में लिखा हुआ है, और उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये मैच्योरेशन वाला फैक्टर नहीं है। फोलिक एसिड इज अ मैच्योरेशन फैक्टर, इट इज नॉट अवेलेबल इन योर ब्लड। नेक्स्ट, मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, बिकॉज़ आयरन इज नॉट एब्नॉर्मल। यहाँ पे एब्नॉर्मल कौन है? फोलिक एसिड। आयरन इज नॉर्मल, आयरन नॉर्मल है तो कलर क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा, नॉर्मोक्रोमिक। मैक्रोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, कॉज ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। कॉज ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मूव करें नेक्स्ट। कोज के अंदर द फर्स्ट वन इज अल्कोहलिज्म। सुना है? अल्कोहलिज्म, द मोस्ट कॉमन कोज फॉर दिस फोलिक एसिड और द विटामिन B9 डेफिशिएंसी। द क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट, और जो पर्संस होते हैं जो बहुत ज्यादा अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, उन लोगों के अंदर जो फोलिक एसिड है उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता है। उसके साथ साथ में एक और प्रॉब्लम हो जाती है, थायमिन। थायमिन इज B1। सो अल्कोहल अफेक्ट these two things, folic acid and thiamine. It will decrease the amount of these two vitamin B1 and B9। और उससे क्या होगा? B1 का क्या रोल है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ B1? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ B1? वेरी गुड, बताओ। B1 थायमिन डेफिशिएंसी क्या करता है? It will produce two specific symptoms or syndrome, which is known as Wernicke's encephalopathy and Korsakoff syndrome. Korsakoff syndrome नहीं सुना? And these two are related to which organ? Which organ? Brain. The vitamin B1 thiamine is very important to supply the nutrition to your brain. Brain में nutrition supply के लिए कौन चाहिए? Thiamine चाहिए। उसके बिना brain की nutrition supply डिक्रीज हो जाती है, और उस कंडीशन में आपकी brain को nutrition नहीं मिलेगा तो brain के अंदर स्टार्ट हो जाता है दो स्पेसिफिक सिम्टम, Korsakoff psychosis and the Wernicke's encephalopathy। साइकोटिक सिम्टम और the cerebellum symptom, ataxia, nystagmus, Wernicke's encephalopathy में आएंगे आपके। And in that situation when person reach to the hospital, doctor firstly give you double injection on board, but thiamine का इंजेक्शन पहले नंबर पर लगाते हैं, बाकी सब बाद में। ड्रिंक किया हुआ तो पहले क्या लगाएंगे? दो थायमिन के इंजेक्शन। क्यों? बिकॉज़ इसको बचाना जरूरी है। ये डैमेज हो गया तो ये रीजनरेट नहीं होगा, न्यूरॉन विल नेवर बी regenerated। That's why in alcoholic chronic alcoholism, when patient is drinking so much amount of alcohol, then first injection is given, which is thiamine। उसका एंटीडोट और जो भी है वो बाद में लगाएंगे, पहले क्या लगाएंगे? thiamine। सो ये अल्कोहल यहाँ पे भी काम प्रॉब्लम कर रहा है। नेक्स्ट, इंटेक कम कर रहे हैं खाने में, वो हो सकता है आपका रीजन। इंक्रीज मीट लाइक प्रेगनेंसी और इन्फेंट में आपको ज्यादा अमाउंट चाहिए, वो रीजन हो सकता है। सिरोसिस, लिवर सिरोसिस, माल एब्जॉर्प्शन लाइक जो भी नहीं हो रही ड्रग, ड्रग्स की वजह से हो सकता है। मेथोट्रेक्सेट, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मेथोट्रेक्सेट? कौन से ग्रुप की ड्रग है? मेथोट्रेक्सेट इज है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट, and methotrexate is a alkylating agent, antitumor antibiotic, topoisomerase inhibitor, antimetabolites। yes, क्या बोल रहे हैं? एंटीट्यूमर एंटीबायोटिक, एंटी ट्यूमर होती नहीं है, एंटीमेटाबोलाइट। सो देयर आर सो मेनी ग्रुप्स ऑफ दिस कीमोथेरेपी ड्रग जो हम पढ़ेंगे आगे, विल डिस्कस इन लेटर ऑन। एंड इसमें एक ड्रग होती है इसको हम बोलते हैं मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट इट्स अ सेल स्पेसिफिक ड्रग, सेल स्पेसिफिक कीमोथेरेपिक एजेंट व्हिच इज कम अंडर द एंटीमेटाबोलाइट ग्रुप ऑफ ड्रग। एंड बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ये, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली ड्रग है आपके। और इस ड्रग की बात करें तो इस ड्रग की वजह से एक प्रॉब्लम होती है, इसको नीचे लिखा हुआ है, कोज में हमने लिखा है मेथोट्रेक्सेट विल कॉज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। हु विल एक्सप्लेन दिस कांसेप्ट? कौन एक्सप्लेन करे? कन्वर्ट नहीं होने देती है। सो मेथोट्रेक्सेट की बात करें, इट्स अ टाइप ऑफ ड्रग व्हिच इज नोन एज मेथोट्रेक्सेट इज अ डाइहाइड। मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये मेथोट्रेक्सेट की बात कर रहा हूं। इट्स एडिशनल, उसके साथ नहीं है, उसका कांसेप्ट समझा रहा हूं। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर, इट्स अ क्लास ऑफ मेथोट्रेक्सेट। कौन से ग्रुप की ड्रग है ये? डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर और एंटागोनिस्ट ड्रग। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंटागोनिस्ट ड्रग क्या होता है, ये कैसे करती है काम? देखें, व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग मेथोट्रेक्सेट टू एनी पेशेंट इन आवर बॉडी, नॉर्मली वी हैव अ DHFA। क्या है? DHFA। दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू THFA, and the conversion of DHFA in THFA done by DHFR। सारे ABCD लिख रहे, पता नहीं क्या है। This DHFA is an inactive form of folic acid, inactive folic acid, which is normally present in our body. This will be converted into active folic acid, which required for protein synthesis. Without this, we will not synthesize the protein in our body. So, inactive form of folic acid को active form में कौन convert करता है? THFR. In cancer cell,
When this inactive folic acid converted into the folic acid, the cancer cell will grow fast and fast. में ज्यादा धीरे सिंथेसिस होगा, ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगा और ट्यूमर क्या होगी और ज्यादा बड़ी होगी. सो हम क्या करते हैं, इसकी इस ग्रोथ को बंद करने के लिए, ट्यूमर की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए हमने ड्रग दे दिया मेथोट्रेक्सेट. वो क्या करेगी? द मेथोट्रेक्सेट, so this is the methotrexate. It's a very intelligent drug. It is moving toward which drug, which substance? So it is moving toward this direction, and it will reach here and start firing to this person. इसको क्या करेगी? फायर करेगी और इसको फायर करके क्या कर देगी? एंड ये गया, आज तो ये गया. किसने किया? इसने. ये कौन है? It's a methotrexate. It's a specific person which known as methotrexate, which killing this DHFR. And this DHFR क्या है? It's a dihydrofolate reductase enzyme. Reductase enzyme. So when we are giving methotrexate, it will block the dihydrofolate reductase enzyme, and the blockage of this enzyme will not convert active form of folic acid into inactive form of inactive form of folic acid into active form of folic acid. And when folic acid is not present in active form, then your body will have lake amount of folic acid. So folic acid is not only required in cancer cell, folic acid is also required for the RBC formation. So cancer cell की growth stop हो जाएगी, पर RBC बनना भी क्या हो जाएगी? बंद, and person will have the megaloblastic anemia. So that's why methotrexate will also produce megaloblastic. Clear? आया कुछ? Yes? मूव करें आगे. Okay, मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखा इनका. बोलो नहीं. Very good. This is the DHFA. That is dihydrofolic acid. This is the DHFA, dihydrofolic acid. ये खाया मैंने खाने में, जब मैंने खाना खाया, when I having dinner और lunch जो भी ले रहा हूं, उसमें मैंने क्या खाया? DHFA, dihydrofolic acid. After absorption, this form of the folic acid is an inactive form of folic acid. It's not an active form. This is an inactive form जो मैंने खाया. It reach in my circulation, and in my circulation, liver producing a specific enzyme. That enzyme name is DHFR, dihydrofolate reductase. This enzyme is produced by liver. This enzyme convert the inactive form of folic acid into active form of folic acid, and this folic acid will be used by my body for the protein or DNA synthesis. ये क्या काम आएगा? प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए सिंथेसिस. क्लियर तक? और ऐसे मेरी बॉडी में ब्लड बन रहा है, सेल डिस्ट्रॉयर तो वो भी वापस बन रही है. In some cases, like a person is developing cancer, cancer cells are growing very fastly, and for the growth and development they require protein or DNA synthesis. Without them they will not grow. So ये बन रहा है उनमें, और ये कौन बना रहा है? ये एंजाइम. इसको कन्वर्ट करके क्या बना रहा है? ग्रोथ को इंक्रीज कर रहा है. सो आरबीसी तो चाहिए हमें, रेड ब्लड सेल, पर उसके साथ साथ कैंसर सेल और डेवलप हो रही है, फास्ट ग्रोथ कर रही है. हम उसकी ग्रोथ को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने से बंद कर सकते हैं. जब कन्वर्शन नहीं होगा तो कैंसर सेल की ग्रोथ वहीं पे स्टॉप हो जाएगी. सो ग्रोथ को कैसे बंद करें, ब्लॉक कैसे करें? सो वी हैव ओनली वन ऑप्शन, बाय ब्लॉकिंग दिस एंजाइम, दैट इज DHFR. सो ये एंजाइम ब्लॉक हो गया तो ये कन्वर्शन क्या हो गया? स्टॉप. जब ये कन्वर्शन स्टॉप, तो ये जो बन रहा था ये सारा क्या हो गया? स्टॉप. और जब ये स्टॉप हो जाएगा तो कैंसर सेल की ग्रोथ वहीं पे स्टॉप. बट फोलिक एसिड और किसके लिए चाहिए? आरबीसी के लिए. तो उसका फॉर्मेशन भी नहीं होगा, और वही में क्या हो जाएगा? एनीमिया, दैट इज मेगालोब्लास्टिक. So to prevent this megaloblastic anemia, or to prevent this deficiency of folic acid, we will provide very intelligently one drug. And when we are giving this methotrexate, this is a beautiful drug, methotrexate. So for the helping of this methotrexate, here we are giving one more drug to this person or this patient. And this is the small drug. It is a child drug. It is not an adult drug. It's a child drug which is given with this methotrexate. And this child drug is known as, it's a L for, it's a leucovorin. मैंने सुना कभी leucovorin or folinic acid? Leucovorin or folinic acid, it's an active form of folic acid, but it's a synthetic form, and the synthetic form of folic acid cannot absorb by the cancer cell. The synthetic form of folic acid cannot absorb by the cancer cell. हमने उसको ऐसा बनाया कि इसको सिर्फ हमारा नॉर्मल से absorb कर सकता है. abnormal cell are unable to absorb this leucovorin or the folinic acid. So this cell block this natural one, जो natural है उसको block कर देगी, और इस natural की जगह RBC बनाने के लिए कौन आ गया? leucovorin और folinic acid. So sometime question आता है कि which of the following is an antidote of methotrexate? The answer should be leucovorin or the folinic acid is an antidote of methotrexate, because it prevent the जो भी whatever excess जो like megaloblastic anemia हो रहा है, nerve damage हो रही है, उन सबको prevent करने के लिए आपका कौन काम करेगा? leucovorin और folinic acid. Clear? Yes? हटा दे. Next. Okay, इसका नाम तो रह गया, फिर भी अभी तक नाम नहीं लिखा मैंने इसका. What is the full form of THFA? Trihydrofolinic acid. All are wrong. Don't write this name. This is the wrong name जो आपने बोला. Before you change the name, I will tell you exact. That is tetrahydrofolic acid. It's tetrahydrofolic acid, not trihydro. It's a tetra. 4 molecules active होने के बाद ये 4 हो जाते हैं, 2 से 4. Dihydro converted into the tetrahydro. That is an active form of folic acid. Clear यहाँ तक? This is an extra part, pharma का part. ये इसको हटा देते हैं और हम आ जाते हैं. अरे लिख लिया था? हाँ. Next. Phenytoin. सुना है phenytoin के बारे में? इसका A आता है, PH इसमें A नहीं आता. Okay. इसमें कहीं तो आता है इसका H4 तो हिस्टोडिज्म and 1H4. इसमें नहीं. इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, ऐसा ट्रिक है, याद है? नहीं है?
ऐसे ट्रिक लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं, होट मलाइका। सुना है इसे? नहीं सुना है? नहीं सुना है? होट मलाइका, HOTMALIK, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ओनली, इट इज नथिंग एल्स। H for rheumatism, O for osteoarthritis, से बहुत सारे इसका पूरा मैं नहीं लिखता हूं कभी, क्योंकि आई डोंट गिव यू एनी ट्रिक। Phenytoin, what is the class of this drug? Phenytoin class of drug, anti convulsion drug. So it is a drug which is used to prevent the seizures or convulsion. What is seizure and convulsion? Is there any difference between seizure or convulsion? What is difference between seizure and convulsion? Like I'm having this is a seizure and I'm having again this one, then convulsion कब होगा? ऐसे करेंगे तब या कुछ ऐसे करेंगे तब? What is the difference between seizure and convulsion? So seizure is not a disease. Seizure is a protective sign of body, but convulsion is a disease. The difference between seizure and convulsion is when you are having seizure for one time due to any reason, like if you are having a lack of blood supply to the brain or oxygen supply to the brain or nutrition supply to the brain, you may develop seizure. आपने कोई ऐसी ड्रग लिया that having a chance for inducing seizure, तो उससे सीजर आ जाएगा, ड्रग का इफेक्ट खत्म बंद हो जाएगा. So that is a sign कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से बॉडी में क्या हो रहा है, न्यूरॉन एक्सेसिव फायर कर रहा है, and that is temporary only, it is for one time or two time or temporary only. But in case of convulsion or we can say epilepsy, सुना है epilepsy or convulsion, person will have the repeated episode of the seizures. That condition is known as convulsion. It is not related to the jerky movement. जरूरी नहीं कि सीजर आना मतलब jerky movement होता है. In some individuals there is no jerky movement, still they are having seizure, which is known as absent seizure. Absent seizure, सुना है? So seizure में jerky movement आना, it is not necessary. Sometimes without jerky movement भी सीजर आ सकते हैं. For the management of this problem, we will use a drug which is known as phenytoin, or the brand name is Aptoin. Very common drug. Phenytoin drug, it's a highly photosensitive drug, as well as the bioavailability is very important with this drug. इसका एग्जाम में क्वेश्चन आया था, a person miss a dose of phenytoin. Phenytoin का डोज है जो क्या कर गया, मिस कर गया. Then what will be the complication or the problem which present in the patient on that day? उस दिन क्या हो सकता है patient? इसमें ऑप्शंस थे अलग-अलग. And the problem which present to the patient is, if you miss a single dose or if you miss the time, every day you are taking the 10 mg, and if you miss the time also, the person will have a higher probability for the developing or having seizures, because in management of seizure or the convulsion, the medication will never treat the cause of seizure. Medication only suppress the seizure. जब तक ड्रग का बॉडी में इफेक्ट है तब तक सीजर क्या रहेगा, सप्रेस रहेगा. When effect of the drug is completed in your body, you will have again probability for developing seizure, and that's why the every seizure or epilepsy or convulsion patient receive this Aptoin or phenytoin for the lifetime. उसकी लाइफ में जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक क्या खाएगा, phenytoin. जिस दिन नहीं खाया उस दिन झटके आएंगे उसको. यस, एंड इसीलिए ये बोला भी जाता है कभी भी phenytoin या Aptoin ड्रग या जो भी इस ड्रग की ब्रांड, जो भी और अदर ब्रांड्स है, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया वो सेम ब्रांड आपको यूज करनी है, कभी भी इस ब्रांड को चेंज नहीं करना. इफ यू चेंजिंग द ब्रांड, देयर विल बी चेंजेस इन द बायो अवेलेबिलिटी एंड देयर विल बी अ चांस फॉर डेवलपिंग. नेक्स्ट थिंग इसके साथ, दिस ड्रग इज अवेलेबल ऑलवेज इन 100 टैबलेट्स वायल. बड़ी ऐसे टैबलेट की ऐसे वायल देखा है, बड़ी आती है 100 टैबलेट्स का आता है. इट्स नॉट अवेलेबल इन 10 टैबलेट्स और 5 टैबलेट्स और 15 टैबलेट्स. इट इज 100 टैबलेट्स bottle, and this bottle is always available in a dark brown color. It is dark brown color, and in this bottle there is a specific type of cotton or something is there on the top of the bottle. आपने कभी देखा हो? So do not throw this cotton. इसको फेंकना नहीं है, उसका भी स्पेसिफिक पर्पस है. और उस बोतल में से निकाल के ऐसे 4-5 जेब में डाल के घूमना नहीं है कि बाद में कभी जरूरत पड़ी खा लेंगे. उस बोतल को ही साथ में ले जाना है, because this drug is highly photosensitive drug, and if you remove this drug out from the bottle and keep in sunlight, it will be completely destroyed. इसका जो मैकेनिज्म है वो खत्म हो जाएगा, and drug will not defect in your body. So आपको सीजर आएंगे बाद में कि मैंने ड्रग लिया था फिर भी आ रहे हैं, आएंगे. वो कॉटन का पर्पस है कि जब आप केप ओपन करेंगे तो सनलाइट डायरेक्ट जाएगी, एंड वो कॉटन रहेगा तो डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में नहीं होगा, इसलिए कॉटन रखा होता है अंदर. इसलिए अंदर क्या रखते हैं, कॉटन. वो ऐसे ही नहीं रखा आपके लिए खाली चीज से थोड़ा रख दिया. नेक्स्ट आगे क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड NO. सो ये ड्रग है, ये भी क्या करती है, आपके मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कर सकती है बाय डिक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस फॉलिक एसिड. नेक्स्ट द क्लिनिकल फीचर्स, नाइट्रस ऑक्साइड NO. नाइट्रस ऑक्साइड जानते हो? नाइट्रस ऑक्साइड इज एन एनेस्थेटिक गैस which is very commonly used current time in hospitals to provide analgesic effect during surgical procedure. सर्जरी के टाइम इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट के साथ में नाइट्रस ऑक्साइड को मिक्स करके पेशेंट को देते हैं, और ये बहुत ही वी कैन से इसका इफेक्ट जो है एनाल्जेसिक इफेक्ट बहुत अच्छा है. सो अभी भी हम भी आज डेली यूज करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड. दिस इज अवेलेबल इन ब्लू कलर सिलेंडर और ब्लू कलर पाइपलाइन. ब्लू पाइपलाइन होती है, उसमें आपको ये ड्रग मिलेगा, ये गैस मिलेगा, जिसको हम पेशेंट को थ्रू द मास्क इनहेल करवाते हैं, और पेन इफेक्ट जो है वो आपको पेन किलर करता है. द फीचर्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज Howell's Jolly body is a cytopathological finding. Its presence indicate damaged or absent spleen. Now one more important concept, spleen is a graveyard for RBC, but remember that spleen is only remove those type of RBCs which is damaged, which is not normal in size, which is looking abnormally. जो भी abnormal things दिख रहा है RBC में उसको क्या कर देगा, किल कर देगा. There is a abnormal type of RBC which is known as Howell's Jolly body. Howell's Jolly body अभी मैं दिखाऊंगा. इसमें क्या होगा, RBC के अंदर आपको ऐसे कुछ बॉडी दिखेगा, कुछ ऐसा मास दिखेगा. सो अगर RBC के अंदर ऐसा कुछ मास है उसको हम बोलते हैं Howell's Jolly body, and it is a type of abnormal type of RBC, and it is very commonly present in case of this megaloblastic anemia, and the presence of this thing is indicating that your spleen is not working properly. नॉर्मली अगर ये एब्नॉर्मल बनेगा तो स्प्लिन इसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन स्प्लिन जब काम नहीं करा तो ये डिस्ट्रक्शन नहीं होगा. और ये आपको स्टेनिंग में आप देख पाएंगे, लाइक पिक्चर दिखा रहा हूं मैं अभी आपको. दिस इज द पिक्चर दिख रहा है, दिस इज द बॉडी व्हिच इज नोन एज Howell's Jolly body, एंड
बिकॉज हेल्दी स्प्लिन वुड नॉर्मली फिल्टर दिस टाइप ऑफ आरबीसी। अगर स्प्लिन नॉर्मल है तो इन सबको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है मतलब आपके पर्सन में स्प्लिन हेल्दी नहीं है। क्लियर दिस, मूव करें। सो प्रेजेंस ऑफ द होल जॉली बॉडी इज एन इंडिकेशन फॉर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एज वेल एज इंडिकेशन फॉर स्प्लिन डैमेज, और मे भी हो सकता है इन सम इंडिविजुअल्स व्हेन स्प्लिनेक्टोमी इज परफॉर्म्ड, स्प्लिन को आपने हटा दिया सर्जिकली, तो उनमें भी आपको ये प्रेजेंट देखने को मिल सकता है। मूव करें नेक्स्ट। मैनेजमेंट, so it is a vitamin B9 deficiency, so we will start the oral IV or the oral form or the IV form of folic acid supplements. Food to include in your diet like oranges, green leafy vegetable which is having high amount of folic acid like peanuts. These things are having high amount of folic acid. Now we are about to finish these anemias. हमारे पास अब बचता है aplastic anemia, thalassemia, thalassemia is also type of anemia, Cooley's anemia. I think यही बचा है, वन इज हेमोफीलिया। हेमोफीलिया जो इट्स नॉट एनीमिया, हेमोफीलिया तो सेपरेट डिजीज रहेगा। सो आई थिंक दो ही टाइप के एनीमियाज बचे आपके, अभी कंप्लीट कर दें, एनीमियाज कंप्लीट कर देते हैं। कल आपका हेमोफीलिया और एक फैक्टर 9 डेफिशिएंसी कौन सा डिजीज करता है, 9 डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है नहीं पता। फैक्टर 8 डेफिशिएंसी से हेमोफीलिया एंड 9 से हेमोफीलिया, 10 से सबसे हेमोफीलिया। वन सुना है नाम, वन नहीं सुना है, सुना है कुछ ऐसा कुछ सुना है? हाँ कोई नहीं, आज अभी नहीं सुना अभी तक तो आज मत सुनो, फिर आप रहने दो, नहीं तो रात को नींद नहीं आएगी, कल सुबह कल पढ़ाऊंगा मैं तब सुन लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे, एप्लास्टिक एनीमिया, नेम एप्लास्टिक एनीमिया, प्लास्टिक नहीं होता इसमें इसलिए एनीमिया हो जाता है, ऐसा कुछ है। सो इट्स नॉट रिलेटेड टू द नेम एप्लास्टिक, इट्स नॉट एप्लास्टिक, प्लास्टिक से रिलेटेड नहीं है, बॉडी में प्लास्टिक नहीं होता है। इट्स रिलेटेड टू योर जेनेटिक प्रॉब्लम, इट्स अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर इन व्हिच बोन मैरो फेल टू प्रोड्यूस ब्लड सेल, and the types of this disease are the primary which is present from the birth, जन्म से प्रेजेंट होता है first type, second time it develop later on which is most common, second तो सबसे most common होता है, secondary which is acquired and is the most common type in 95% or more। birth से प्रेजेंट means it's a congenital problem and if you acquired after birth जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, acquired। birth के बाद अगर कोई disease होती है that all is acquired and the disease which is present from the birth, mother से ही आई है, that is congenital। so most common is secondary aplastic anemia, more than 95% cases में आपको मिलेगा, primary which is present from the birth। So, कल सभी एनीमियाज जो है वो पढ़ के आएंगे, ऑल द टाइप्स ऑफ एनीमियाज वी डिस्कस्ड, टू टाइप्स हमने डिस्कस किए थे यहाँ पे। सो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कॉजेटिव फैक्टर के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, ऑल द टाइप व्हिच आर डिस्कसिंग हियर दैट इज बेसिस ऑन द कोज ऑफ द एनीमियाज। प्रीवियस हमने बात किया था ऑन द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन साइज ऑफ द आरबीसी, जो हमने स्टार्टिंग में माइक्रोसाइटिक और कलर ऑफ द आरबीसी के बेसिस पे, तो जो भी थे वो सारे आप क्या करेंगे कल पढ़ के आएंगे एनीमियाज। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, कल की क्लास में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लिख लिया, नहीं लिखा? causes of aplastic anemia, so idiopathic, the most favorite answers of all the students, that is idiopathic, which is also known as unknown etiology, which is most favorite answer in college life। जब हम पढ़ते हैं तो सबसे इजी वाला होता है unknown etiology, बेस्ट है ये, सब में लिख दो। so unknown etiology, still few causes like chronic exposure to the viruses, infection, autoimmune disorder and allergic states, अगर कोई भी तरीके का autoimmune disease है तो वहां भी हो सकता है। and the chemotherapy effect, chemotherapy, when we are giving chemotherapy to any person or any patient, the chemotherapy will destroy all the not blood cell, chemotherapy does not destroy any blood cell, chemotherapy will destroy all the fast growing cell in your body, all the fast growing cell, whatever the type of cell which is growing very fastly compared to the normal cell, like in our body the hair follicles are very fast growing cells, and that's why when we are giving chemotherapy all the hair is lost and you will have alopecia, loss of hair. In our body our inner mucosa of the GIT is very fast growing mucosal lining, and it will also destroyed by or irritated by the chemotherapy, and that's why person will have again and again nausea and vomiting, which is most common side effect of chemotherapy. In our body the bone marrow, the stem cells are very fast growing cell, and chemotherapy also destroy the stem cell, and that's why person will have pancytopenia, decreased number of RBC, WBC and platelet. In our body the germ cells which is producing sperm and ovum, that are also very fast growing cell, and that will permanently destroyed by the chemotherapy, and that's why the person will have permanent sterility। chemotherapy के बाद ना कभी पिताजी बन पाएंगे ना कभी माताजी बन पाएंगे। and in our body the cancer cell are also a very fast growing cell, and that's why chemotherapy destroy the cancer cell। so जब भी हम कीमो देते हैं तो सिर्फ वो कैंसर को डिस्ट्रॉय नहीं करती है, उसके साथ साथ नॉर्मल सेल को भी डिस्ट्रॉय करती है, बट सिर्फ इसको दो सेल which is having very fast growth, and because of the destruction of stem cell
the stem cell will produce abnormal cells and they will cause aplastic anemia. Next, clinical features. So pancytopenia, बताया मैंने अभी, pancytopenia, that is decrease number of RBC, WBC and platelet. But very important, the number of these cell will decrease at the same time. Not कि अभी आज प्लेटलेट कम हुआ है कल नॉर्मल हो गया, फिर कल आरबीसी कम हो गया, परसों व्हाइट ब्लड सेल कम हुआ. नो, the number of these blood cells should be decreased at the same time, not on the different days. That is pancytopenia. मूव करें आगे. Next, diagnostic evaluation. So in diagnosis, definitive diagnosis, bone marrow abnormal है तो we will go for the bone marrow biopsy or the bone marrow aspiration shows the conversion of red bone marrow to the yellow bone marrow. When you are having bone marrow biopsy and the bone marrow color is yellow color, it is an indication for yellow bone marrow is a yellow bone marrow is, थोड़े दिन पहले तो बताया था, red bone marrow is an active bone marrow, yellow bone marrow is an inactive bone marrow, non-functional bone marrow. It will not produce any cell, and if it is producing cell, that will abnormal cell, that will not normal cell. So red bone marrow किसमें convert हो जाएगा? Yellow bone marrow में. When you are going for bone marrow aspiration, कहां से करेंगे? In adult or in child? As I already mentioned, when we born, after birth के बाद लगभग हमारा जो red bone marrow वो कहां शिफ्ट हो जाता है? In axial skeletal. जानते हो axial skeletal क्या होता है? सेंटर वाला जो होता है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है. So when you are going for bone marrow aspiration, in adult we will take bone marrow from the posterior iliac crest, the common site, posterior iliac crest. जानते हो posterior iliac crest? Here, this is the site जो ये आपका एक होता है जहाँ पे से होता है, इसके पीछे की साइड में यहाँ से निडल डालेंगे सीधा और पंक्चर करेंगे, मल्टीपल निडल पंक्चर से स्प्लिट करेंगे. Posterior iliac crest. In children, the tibia is the most common site, tibial bone. There are two bones which is known as tibia and fibula. जानते हो? Which bone is required for your weight bearing, for your walking, for your standing? If you remove any one bone, like tibia या fibula में से किसी bone को आपको पूरा ही हटाना है, किसको हटा सकते हो? कौन सी bone को हटाया जा सकता है? Which bone can be removed safely? And after remove that bone, there will be no problem. You can walk very easily. You can have same weight bearing efforts. Tibia and fibula. कौन सी bone काम की नहीं है? So we have two bone, tibia and fibula. The bone which is responsible for your weight bearing is tibia bone, and the bone which is known as fibula is not an weight bearing bone. It's a supporting bone, and we can remove this, no problem. इसको आपका हटा दो पूरी को तो भी कुछ नहीं होगा, कोई इश्यू नहीं होगा. And that's why when we going for reconstruction, जब भी आप reconstruction करते हैं तो specifically when we are going for mandible reconstruction in case of commando surgery, we remove all the mandible and then we will take fibula bone and we again reconstruct the mandible. उससे वापस bone को ऐसे काट के तीन टुकड़े बना के ऐसे जोड़ देते हैं. So fibula bone जो है वो क्या होती है? नॉन फंक्शनल, फंक्शनल तो है बट नॉन वेट बेरिंग, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हटा भी दो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. यस. नेक्स्ट, मैनेजमेंट. फोकस ऑन द रिस्टोरिंग फंक्शन ऑफ बोन मैरो. एप्लास्टिक एनीमिया का मेन रीजन ही क्या है? बोन मैरो प्रॉब्लम है, और बोन मैरो प्रॉब्लम है तो उसी को ठीक करना है. उसको ठीक कैसे कर सकते हैं? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन. सो वी विल गो फॉर द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन. एक ही ऑप्शन बचता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन. एंड सपोर्टिंग मैनेजमेंट में वी विल गो फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. एवरी जो भी उसमें वीकली, एवरी 15 डेज और एवरी मंथ पर्सन विल गो फॉर द एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन. हर महीने उसका क्या होगा? हर 15 दिन, हर 7 डेज में ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाएगा उसको, क्योंकि जो नॉर्मल सेल होगी वो सारी क्या हो जाएगी? डैमेज एब्नॉर्मल सेल आ जाएगी उसमें, तो आपको हर बार क्या करवाना पड़ेगा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन. टेम्पररी मैनेजमेंट. सो वी विल गो फॉर द इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी. Immunosuppressive therapy, what is the purpose? What is the purpose of this therapy? To suppress immune system. और immune system जो immunological problem है, हमने लिखा था कोर्स के अंदर autoimmunity. So this immunosuppressive drug problem जो है वो आपकी autoimmunity problem को solve करता है. It will solve your autoimmunity problem. That's why we will give immunosuppressive therapy. As well as when we are going for bone marrow transplantation, to prevent the rejection of this bone marrow, again we will go for corticosteroid as a immunosuppressive to suppress your immune system and to prevent the rejection of bone marrow. So next is the bone marrow transplantation. देखा है किसी ने? किया है किसी ने? नहीं किया? Bone marrow is transplanted to a patient. How? कैसे? लाइक एक डोनर ने आपको बोन मैरो दे दिया, आपने पोस्टर इलेक्ट्रस में ऐसे निडल लगाया, सारा खींच लिया यहाँ से. अब आपको मैं ऑप्शन देता हूँ चार. ये आपका बोन मैरो का बैग है, भरा हुआ है. इसमें क्या भरा हुआ है? बोन मैरो. आप बिल्कुल तैयार है इस बोन मैरो रिसिपिएंट को देने के लिए. ऑप्शन नंबर ए, आप इस बोन मैरो को किसमें देंगे? पेशेंट को. ऑप्शन नंबर ए बोन, ऑप्शन नंबर बी ब्लड, ऑप्शन नंबर सी लिम्फ, और ऑप्शन नंबर डी टिश्यू लाइक आईएम, आईवीआईएम, डब्ल्यूएस जो भी होता है वो रूट. हमने रिमूव कहां से किया? बोन से, पोस्टीरियर इलेक्ट्रस से ऐसे निकाल दिया. अब इसको वापस दे रहे हैं आप, तो आप उसको कहां पे देंगे? ब्लड में, बोन मैरो हैं? इन व्हिच पार्ट यू विल गिव द बोन मैरो टू द रिसिपिएंट? बोन में, लिम्फ में, बोन में, एक और क्या बच गया वही बोल दो. सो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज अ वेरी similar procedure like blood transfusion, and it is given as similar as like blood transfusion. It is given in your blood, not in bone. इंजेक्शन भर के वापस उसकी बोन में डाल रहे हो.
और पेशेंट मर जाएगा, डेथ हो जाएगी. So we will give this bone marrow into blood. When we transplant the bone marrow into blood, these are the stem cell which is present in our blood. But the actual place of the stem cell is, actual place क्या है? अभी कहाँ है? Blood में है. और यहाँ से इसका actual place क्या है? Bone. So transfer of this bone marrow, the stem cell from blood to bone is known as, blood से bone में जाएगा तभी तो काम करेगा. When this stem cell which is given into the blood will transfer from blood to bone, that is known as transplantation. Very good. So that is known as engraftment. Engraftment. Transplant तो हमने देख के कर दिया था पहले. This is known as engraftment. So engraftment means transfer of stem cells from blood to bone. And इसका क्वेश्चन था एग्जाम में कि if the after bone marrow transplantation, how to check the successful engraftment? कैसे पता चलेगा कि बोन से ब्लड से बोन में चला गया? दिख तो रहा नहीं अंदर, कैसे पता चलेगा? So हम क्या टेस्ट करेंगे? We will go for a blood test, that is CBC, complete blood count. If stem cell is transferred into the bone, they will start forming RBC, WBC, platelet, and ASL बन गई तो जो पैनसाइटोपेनिया था वो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा. और आपकी जो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल, WBC, प्लेटलेट, उनका लेवल क्या होगा? इंक्रीज. So if the cell number is increasing day by day, means your engraftment is successful, and if the cell number is decreasing, then your engraftment is unsuccessful, your bone marrow rejected, और पेशेंट की डेथ हो जाएगी. क्लियर? तो ये है बॉन मैरो. आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जब आपको ऑन्कोलॉजी पढ़ाऊंगा. ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे डेली बेसिस पे, एंड उसके साथ साथ में अगला एनीमिया हमारे पास हेरिडिटरी एनीमिया. Hereditary anemia. We'll discuss about remaining anemias in next class tomorrow. Thank you.